हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। प्लीज हेल्प अस। हम यहाँ फंसे हुए हैं, बहुत डर लग रहा है। अब सोचिए, अगर ये शब्द आपकी माँ, बहन या बेटी कह रही हो और आप सिर्फ सुन पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये चीख है नेपाल में फंसे एक भारतीय की आखिरी उम्मीद। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये सिर्फ एक भीड़ की सनक है या कुछ ऐसा है जो हमें बताया नहीं जा रहा? क्यों एक शांत देश अचानक भारतीयों पर टूट पड़ा? क्यों भारत मुर्दाबाद के नारे उठे? और क्यों हर वो इंसान जिसे इंडियन कहा गया उसका जीना मुश्किल हो गया? ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये पैटर्न है। और ये पैटर्न आपको डराना चाहिए, क्योंकि जो आज पोखरा में हो रहा है वो कल पटना, दिल्ली या लखनऊ में भी दोहराया जा सकता है। इस वीडियो में आपको वो सब दिखेगा जो आपको कहीं और नहीं बताया गया। कौन है इस हिंसा के असली सूत्रधार? कैसे भारत की सीमाओं पर सेना अलर्ट पर है? और क्या सच में पाकिस्तान और चीन इसके पीछे हैं? मत सोचिए कि आप सिर्फ दर्शक हैं, क्योंकि इस बार निशाना आपका वजूद है। फटाफट कमेंट करके बताओ आप इस वीडियो को भारत के कौन से शहर या गांव से देख रहे हो या नेपाल से देख रहे हो। पूरा देश जानना चाहता है। आपकी आवाज का नाम लिखो, प्लस लोकेशन डालो। हम सब साथ हैं, प्लीज हेल्प अस। हम यहाँ फंसे हुए हैं, बहुत डर लग रहा है। ये आवाज किसी फिल्म की नहीं है, ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। ये आवाज है उपासना गिल की, एक भारतीय महिला की जो नेपाल के पोखरा में फंस गई है। अपनी जान बचाकर किसी को वीडियो भेज रही है, उम्मीद में कि कोई देखे, कोई सुने, कोई बचा ले। वो कहती है, मैं वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी, होटल में ठहरी थी, लेकिन भीड़ ने होटल को जला दिया। मैं स्पा में थी, पीछे से लोग लाठियां लेकर भागते हुए आ रहे थे। मैं बस जान बचाकर किसी तरह बाहर निकली। ये अकेली कहानी नहीं है। नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं रहा, वो अब हिंसा में बदल चुका है और निशाने पर आ गए हैं भारतीय। सड़कों पर आग, आसमान में धुआं और हर तरफ भगदड़ है। बचने की कोशिश कर रहे लोग, हाथ में झोला पकड़े बच्चे, आंसू भरी आंखों से मदद मांगती महिलाएं। और इस बीच मैं इंडियन हूं, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। कहीं होटल जलाए जा रहे हैं, कहीं भारतीयों को धमकियां मिल रही हैं, कहीं भारतीय गाड़ियां पहचान कर रोकी जा रही हैं। और यही वो मोड़ है जहां से ये सवाल उठता है, क्या ये सब अचानक हो रहा है या फिर कहीं कोई साजिश है, कोई ऐसी ताकत जो नेपाल को अस्थिर कर भारत को निशाना बनाना चाहती है? आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि कैसे ये आंदोलन सिर्फ स्थानीय गुस्सा नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें कहीं और हैं। पर पहले समझते हैं कि नेपाल में ये सब शुरू कैसे हुआ। अब सवाल उठता है, नेपाल में ये तूफान आखिर भड़का कैसे? क्यों एक शांत देश अचानक उबलने लगा? क्यों सड़कों पर लाठियां, आगजनी और हिंसा ने घर बना लिया? असल में नेपाल के भीतर लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता दबे ज्वालामुखी की तरह सुलग रही थी। सरकार में आपसी मतभेद, भ्रष्टाचार के आरोप और आम जनता की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी, ये सब धीरे धीरे गुस्से में बदलते गए। फिर आया ट्रिगर, नागरिकता कानून में बदलाव और संघीय ढांचे में असमानता को लेकर जनजातीय समुदायों ने विरोध शुरू किया। उनका आरोप था कि सरकार उन्हें जानबूझकर हाशिए पर धकेल रही है, राजनीतिक ताकत छीन रही है और पहचान मिटा रही है। ये गुस्सा जल्द ही देश भर में फैल गया। पहले जनकपुर, फिर विराटनगर और देखते ही देखते काठमांडू, पोखरा, भैरहवा तक आग फैल गई। सरकारी इमारतों पर हमले, सांसदों के घरों में आगजनी, सुप्रीम कोर्ट और संसद के बाहर बवाल। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये था जनता का उबाल जो वर्षों से अंदर जमा था। सरकार ने हालात काबू में लाने के लिए सेना उतारी, लेकिन ये कदम तेल में आग जैसा साबित हुआ। प्रदर्शनकारी और भड़क गए। उन्हें लगा अब उनकी आवाज को ताकत से दबाया जा रहा है। और यहीं से शुरू हुआ हिंसा का असली दौर। भीड़ अब सिर्फ सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रही, अब निशाना बनने लगे आम लोग, पर्यटक और भारतीय। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। कुछ वीडियो में दिखा कि भीड़ भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। कुछ जगहों पर भारतीय गाड़ियों पर हमले हुए। अब सवाल यह है, यह आंदोलन सिर्फ नेपाल के भीतर की लड़ाई है या इसमें कोई बाहर से आग भड़का रहा है? आगे बताएंगे कैसे धीरे धीरे भारतीय इस आग की चपेट में आने लगे और कैसे डर अब हकीकत बन चुका है। अब तक तो आपको लग रहा होगा कि ये घटनाएं शायद इत्तेफाक होंगी, एक महिला फंसी, एक होटल जला, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अब भारतीय सीधे निशाने पर हैं और वो भी कई जगहों पर। पहली घटना पोखरा से आई थी, जहां उपासना गिल और उसकी टीम वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए ठहरी थी। उनका होटल जलाया गया, सारा सामान राख हो गया और वो किसी तरह जान बचाकर भागी। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती।
विराटनगर, यहाँ अजय रस्तोगी जो एक ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं, उन्हें स्थानीय भीड़ ने दुकान बंद करने पर मजबूर किया। हमें कहा गया, भारतीय हो तो निकलो यहां से। उनकी दुकान में तोड़फोड़ हुई और आज वो पुलिस सुरक्षा में छिपे हुए हैं। जनकपुर, यहाँ रवीना शर्मा एक मेडिकल स्टूडेंट है। हॉस्टल में घुसकर उपद्रवियों ने भारत विरोधी पोस्टर चिपकाए। हमें धमकी दी गई कि अगर भारत वापस नहीं गए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। काठमांडू के पास एक रेस्टोरेंट जहां भारतीय टूरिस्ट खाना खा रहे थे, वहां अचानक नारेबाजी शुरू हुई। भारत मुर्दाबाद, हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा, और फिर टेबल पलट दिए गए, लोग भागने लगे। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या फिर किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा? क्यों हर बार भारतीयों को ही निशाना बनाया जा रहा है? क्यों ये नफरत सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रही? यहां पैटर्न साफ है, एक दो नहीं बल्कि पूरे नेपाल में अलग अलग शहरों में भारतीयों को डराया जा रहा है। और यह डर अब सिर्फ भावनात्मक नहीं, जमीनी हकीकत बन चुका है। नेपाल की सरकार भले कहे कि हालात काबू में हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और है। भारत सरकार के लिए अब यह सिर्फ पड़ोसी देश की चिंता नहीं रही। अब यह सवाल बन गया है, हमारे नागरिकों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? आगे बात करेंगे। जब खतरा बॉर्डर तक पहुंच गया तो कैसे भारत ने उठाया तगड़ा कदम और सीमा पर शुरू हुआ एक्शन। भारत अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता। ये कोई नारा नहीं, ये हकीकत है। जब नेपाल के हालात बेकाबू होने लगे और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ी, तब भारत ने सिर्फ चिंता नहीं जताई बल्कि मैदान में उतर आया। सरहद पर हालात तनावपूर्ण हैं। नेपाल से लगी सीमाओं सुनौली, जोगबनी, रक्सौल, गलगलिया, जनकपुर बॉर्डर पर एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के जवान 24/7 अलर्ट मोड पर हैं। बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर जैसे सीमावर्ती जिलों में गश्त दोगुनी कर दी गई है। सड़कों पर बैरिकेड्स, गांवों में फुट पेट्रोलिंग और हर गतिविधि पर ड्रोन निगरानी। कोई भी संदिग्ध मूवमेंट अब बच नहीं सकता। कैमरे में कैद हुई वो तस्वीरें जहां आंदोलनकारियों ने गलगलिया बॉर्डर पार करने की कोशिश की, लेकिन हमारे एसएसबी जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। लाठी नहीं उठानी पड़ी, सिर्फ मौजूदगी ही काफी थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड सभी सीमावर्ती राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट मिल चुके हैं। अगर नेपाल की हिंसा भारत में फैलाने की कोशिश हो तो तुरंत कार्रवाई करो। ये वही भारत है जो अपने नागरिकों की एक चीख पर भी खामोश नहीं बैठता, जो सरहद के पार भी अपने लोगों को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है। जहां एक ओर उपासना गिल जैसी महिलाएं स्पा से भागकर जान बचा रही थीं, वहीं दूसरी ओर सरहद पर भारत के जवान मोर्चा संभाल चुके थे। यह अब सिर्फ नेपाल का अंदरूनी मामला नहीं रहा, यह अब भारत की सुरक्षा, सम्मान और संप्रभुता का सवाल बन चुका है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ नेपाल की राजनीति का असर है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ताकत इस आग को हवा दे रही है? अब तक आपने देखा कि नेपाल में कैसे एक आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, लेकिन सवाल यही है, क्या यह सब कुछ यूं ही हो रहा है या फिर कहीं कोई और है जो दूर बैठकर आग में घी डाल रहा है? भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्र कुछ और ही कहानी कहते हैं। उनके मुताबिक नेपाल की अशांति पूरी तरह घरेलू नहीं है। इसमें कुछ ऐसे संकेत हैं जो सीधे पाकिस्तान और चीन की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। नेपाल में कुछ इस्लामिक संगठनों की गतिविधियों में अचानक तेजी देखी गई है। जनकपुर धाम में गणेश विसर्जन यात्रा पर हमला, कट्टरपंथी नारों के साथ लाठी और पत्थरों से भक्तों पर हमला, ये सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकते। अब जरा चीन पर नजर डालिए। नेपाल में कई ऐसे राजनीतिक गुट हैं जिन्हें चीन की खुली या गुप्त समर्थन प्राप्त है। जब भी नेपाल में भारत विरोधी लहर उठती है, वहीं कहीं से चीन की शह और आर्थिक मदद की गूंज सुनाई देती है। याद कीजिए, जब भारत ने गलवान में जवाब दिया था, तब भी चीन ने नेपाल में सीमा विवाद को उछालकर भारत को घेरने की कोशिश की थी। और अब जब भारत G20 समिट के जरिए दुनिया में एक मजबूत नेतृत्व दिखा रहा है, ऐसे में नेपाल की बॉर्डर पर बवाल, भारतीयों पर हमले और हिंदू प्रतीकों पर वार, ये सब एक गहरी रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। इसीलिए भारतीय एजेंसियां सिर्फ नेपाल की हिंसा को नहीं देख रहीं, वो इसके पीछे के नेटवर्क, फंडिंग और विदेशियों के रोल पर भी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अब बात सिर्फ नेपाल की नहीं है, अब सवाल है भारत की सुरक्षा को लेकर, उसकी सीमाओं को लेकर, उसकी छवि को लेकर। और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत के दुश्मन इस बवाल का फायदा उठाना चाहते हैं, तो क्या भारत के अंदर भी कोई इसे हवा देने की कोशिश कर रहा है? अब तक हम नेपाल की सड़कों पर जो देख चुके हैं, क्या वैसा कुछ भारत में भी हो सकता है? क्या ये आग सरहद पार करके हमारे भीतर भी घुस सकती है? ये डर बेवजह नहीं है।
भारत की खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि कुछ छात्र संगठन, वामपंथी गुट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नेपाल की घटनाओं को भारत सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए कई शहरों में एजेंसियां डिजिटल मॉनिटरिंग तेज कर चुकी हैं। मेटा डेटा, वायरल वीडियो और फेक पोस्ट्स को ट्रैक किया जा रहा है ताकि कोई भी नेपाल के नाम पर भारत में नफरत और भ्रम ना फैला सके। कुछ विपक्षी दलों ने भी नेपाल की हिंसा को लेकर बयान दिए हैं, जिनमें हिंदू संगठनों को ही दोष दिया गया, जैसे कि यह पूरी योजना भारत से चली हो। तो क्या अब यह मुद्दा सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा? क्या कोई चाहता है कि भारत के भीतर धर्म, जाति और विचारधारा के नाम पर एक और बवाल खड़ा हो? सरकार सजग है। गृह मंत्रालय, इब और राज्य पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है और आम लोगों से भी अपील की गई है, कोई भी अफवाह या भावनात्मक वीडियो देखकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। भारत सिर्फ सरहद पर ही नहीं, अपने भीतर भी इस लड़ाई के लिए तैयार है। अब जानते हैं, जब सब कुछ सुलग रहा था, तब भारत के सबसे ऊंचे स्तर से क्या संदेश आया। जब एक देश संकट में होता है और उसके नागरिक दूसरे देश में खतरे में होते हैं, तो वो आवाज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो होती है नेतृत्व की। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल की हिंसा पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, नेपाल में जो कुछ हो रहा है वह दिल दहला देने वाला है। कई युवाओं की मौत और धार्मिक स्थलों पर हमले बेहद चिंता का विषय हैं। मैं नेपाल की जनता से शांति और संवेदनशीलता की अपील करता हूं। यह सिर्फ औपचारिक बयान नहीं था, यह संदेश था भारतीयों को भरोसा देने का और नेपाल को चेतावनी देने का। विदेश मंत्रालय ने तुरंत एडवाइजरी जारी की। भारतीय नागरिकों को नेपाल की यात्रा टालने की सलाह दी गई है। जो भारतीय वहां मौजूद हैं, उनसे कहा गया है, भीड़ भाड़ से दूर रहें, घरों या सुरक्षित स्थानों में रहें। साथ ही भारतीय दूतावास ने 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जहां कोई भी मदद मांग सकता है, चाहे वो टूरिस्ट हो, स्टूडेंट हो या कारोबारी। भारत सरकार न सिर्फ बयान दे रही है, बल्कि मौके पर मौजूद होकर हर एक भारतीय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी है। और सबसे अहम बात, हम सबका सतर्क रहना जरूरी है। सिर्फ सरकार नहीं, जनता की जिम्मेदारी भी है कि अफवाहों से दूर रहे और सच के साथ खड़ी रहे। अगर आप भी चाहते हैं हर अपडेट सबसे पहले मिले और सच्चाई बिना भटकाव के पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी आवाज हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।